हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे बच्चों, सभी लोग आज चैनल पे आ जाइए। ये गंगा अकेडमी मंच आपका है, परिवार आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है। तो देर मत कीजिए, फटाफट इस चैनल पे आइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ मंच पर आइए और तत्काल गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को यूट्यूब में खोलकर सर्च बार में गंगा एकेडमी सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद आपको स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस इसी चैनल पर आके एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब ठोकने के बाद बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे, कोई भी टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और लाइक शेयर कमेंट ठोक के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, मुझे जोश उत्पन्न कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट ठोक कर मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्यार और सपोर्ट दे दीजिए, जिससे मेरा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ता जाए और आपके लिए मैं दिन रात हर एक विषय के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर एक सोशल साइटों के ग्रुपों में गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों, सब दोस्तों को अधिक से अधिक आप सब शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सभी फटाफट चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गंगा एकेडमी चैनल से कोई पैसे की डिमांड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपसे यही उम्मीद करता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यार, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए निवेदन करता हूँ, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें बल दीजिए, हमें ऊर्जा दीजिए, हमें हमारा आत्मबल और विश्वास बढ़ाते हुए चलिए और प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से देते हुए चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले सेशन में आपको पढ़ा रहा था भारतीय संविधान। तो हम भारतीय संविधान के एक दो वीडियो आपको पब्लिश हो चुकी हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो एडवाइस करता हूँ आप सभी पहले उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस को आप सभी जब क्रम से देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा और कोई कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं। और परीक्षा हाल में यही आप जब क्रम से वीडियो देखे रहेंगे तो परीक्षा हाल में आपको वहाँ परोपकारी सिद्ध होगा और आपके एग्जाम से आए हुए हर क्वेश्चन आपको अच्छे कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे गलतियां ना होने पाए और परीक्षा में देने के बाद आपका सिलेक्शन हो और आपके घरों में आपके पास एक नौकरी हो, जिससे आपके सपनों को इसको साकार तो होगी, इसके साथ साथ आपके परिवार के भी सपनों के साकार हो गया। आपके माता पिता, पेरेंट्स आपके उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके सिलेक्शन को लेकर। तो आपके सिलेक्शन होने से आपके सपने साकार तो होंगे ही होंगे, साथ साथ आपके पेरेंट्स के भी सपने साकार होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य बन जाएगी। तो आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट से वीडियोस को सपोर्ट कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। तो हम भारतीय संविधान में आज के समावेश में हम जो पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था उसका एक समावेश लेकर आया हूँ, इकट्ठा लेकर आया हूँ। यानी भारतीय संविधान में हम भारतीय संविधान के एक एक भाग को पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के एक एक भाग को खत्म करते हुए कि तब फिर भारत के सारी अनुसूची को आपको पुनः याद करा रहा हूँ। मेरा बार बार याद कराने का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल अधिक पूछे जाते हैं और हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा देने जाइए वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, चाहे छोटी परीक्षा देने जाइए या बड़ी परीक्षा देने जाइए। हर एक परीक्षा में कोई परीक्षा ऐसा नहीं है जिस परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। चाहे आप एसएससी का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एसएससी बैंक रेलवे का क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, पेट अधीनस्थ की क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, लेखपाल की क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, पुलिस एसआई की क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, यूपी टेट सीटेट सुपर टेट की क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आप IAS PCS के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, ARO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। हर एक परीक्षा जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो हर वर्ष आपको भारतीय संविधान के भाग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ साथ भारत के अनुसूची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा बार बार याद कराने का उद्देश्य है कि ये आपके परीक्षा में भारतीय संविधान के भाग से कोई क्वेश्चन आए या भारतीय संविधान की अनुसूची से कोई क्वेश्चन आए तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो। और यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ, जब आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों तो आपसे ज़्यादा मुझे भी खुशी होगी। तो फटाफट चैनल पे आ जाइए और प्यार और सपोर्ट अपना दे दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट दे दीजिए प्यारा सा और अधिक से अधिक मित्र आप सब जुड़ते जाइए। तो चलिए हम सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। आज हम भारतीय संविधान के भाग को एक एक खत्म करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। 22 भाग में कौन कौन से भाग हैं और उन भाग में कौन सा प्रावधान है, ये सब आज याद करा रहा हूं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का भाग 1 पूछे, भारतीय संविधान का अनुसूची 1 पूछे या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पूछे, ये तीनों में एक ही आपको याद करना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या याद कर लीजिए? संघ और उसका राज्य क्षेत्र याद कर लीजिए। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं भूलेगा सर, बिल्कुल याद हो गया। आपका जवाब यही आएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में पूछे तो यही संघ और उसका राज्य क्षेत्र वहां भी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पूछे तो वह यही संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेम यहाँ तीनों कंडीशन में एक ही उत्तर आपको मिलेगा। रख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र याद हो गया, तो जरा भाग 2 को भी याद कर लीजिए। तो भाग 2 में क्या याद करना है? भाग 2 में नागरिकता को याद कर लीजिए। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 2 में याद कर लीजिए नागरिकता।
भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में याद कर लीजिए मूल अधिकार। और मूल अधिकार को मैंने इंग्लिश में बताया था पिछले सेशन में, फंडामेंटल ऑफ राइट। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या याद हो गया? मूल अधिकार। और भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या याद कर लीजिए? तो मूल अधिकार हो गया। और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। ये मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी मिस ही नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल ऑफ राइट है, और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी। ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और इन दोनों में जो अंतर है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको भारतीय संविधान का मूल अधिकार पढ़ोगे। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट पढ़ोगे। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जब आप जाओगे तो वहां सब डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक तत्व है, यानी भाग 4 आप पढ़ोगे। तो ये मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मौलिक अधिकार, सीधा सा शब्दों में अगर हम कहें तो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ राइट एक न्याय योग्य है। यानी अगर आपको जो संविधान ने एक मूल अधिकार दिया है, तो ये मूल अधिकार आपको संविधान ने जो दिया है, भारत के प्रत्येक आम नागरिक को भारतीय संविधान ने एक गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का नाम है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किसी भी भारतीय आम नागरिक को अगर नहीं मिल रही है कि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट से उसे मूल अधिकार पुनः वापस दिलाए जाने का आदेश हो जाएगा। तो किसी भी मूल अधिकार की हनन आपको हो रहा है तो आप न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हो, और न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा आप खटखटा सकते हो। और ये न्याय योग्य है। अगर मूल अधिकार का आप सभी को हनन हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण जा सकते हो, न्याय योग्य है। जबकि भारत का संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और यह न्याय योग्य नहीं है। यानी अगर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अगर कोई प्रक्रिया आपको नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए आप न्याय योग्य ये नहीं है, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार दिलाती है और मौलिक अधिकार स्वतः नागरिक को प्राप्त है। तो ये आपको भारत के संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस भारत के संविधान को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य में पहुंचा दीजिए। आप सब भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि
जो परीक्षा से तैयारी कहीं ना कहीं कर रहा है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, वो देखेगा ही परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर परीक्षा की तैयारी आप सब नहीं कर रहे हो जो लोग, वो भी आप वीडियोस को, भारतीय संविधान के वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान आपकी धरोहर है और आपको भारतीय संविधान का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान को जागरूक होने के लिए आप सभी भी इस वीडियो को देखिए, जिससे आप सभी को भारतीय संविधान आपके दिमाग में हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए और हर एक भारतीयों का ये गिफ्ट उपहार है, इसे आत्मसात कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अगला भाग आते हैं 4 का। तो 4 का में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में अलग से जोड़ा गया था, पहले नहीं था। बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन करके ये भारतीय संविधान के भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और उसमें मौलिक कर्तव्य में कुछ शर्त रखी गई है कि इसको करना ही करना है। जैसे हर एक माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा देनी ही चाहिए है, वो उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर पाएगा। तो मौलिक कर्तव्य के जरिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नेसेसरी बना दिया गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के का में है। तो नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आता है भाग 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में हम पढ़ेंगे संघ को, यानी कि भारत सरकार। तो हम भारतीय संविधान का भाग 5 में क्या पढ़ेंगे? संघ पढ़ेंगे, यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार जो होती है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में उसकी कार्यवाही है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ? भारतीय संविधान के भाग 5 में। नेक्स्ट, अब भारतीय संविधान के भाग 5 में अगर संघ के बारे में हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसके आगे हम राज्य पढ़ेंगे। कहाँ? भारतीय संविधान के भाग 6 में। तो भारतीय संविधान का भाग 6 क्या कहता है? राज्य के बारे में। तो भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य हो गया। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ है और भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य, यानी राज्य की सरकार के बारे में। कौन सा भाग है? भाग 6। अब नेक्स्ट भाग आता है भारतीय संविधान का भाग 7। और ये मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का भाग 7 किन्हीं कारणों बस संशोधन करके इसे निश्चित कर दिया गया, यानी अब प्रावधान में नहीं है। तो ये भारतीय संविधान को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद 238 में भारतीय संविधान का भाग 7 का प्रावधान था, जो कि अब निश्चित हो गया है, यानी अब ये खत्म हो गया है। भारतीय संविधान का भाग 7 निश्चित कर दिया गया है, यानी अब नहीं ना रहा, खत्म हो गया। तो इसको परीक्षा में अगर पूछ ले, निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग को निश्चित कर दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 7 को भारतीय संविधान के भाग से निश्चित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आते हैं 8। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है?
तो भारतीय संविधान के भाग 5 में मैंने पढ़ा संघ, भारतीय संविधान के भाग 6 में पढ़ा राज्य, तो यहाँ भारतीय संविधान के भाग 8 में पढ़ेंगे संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र। तो संघ शासित क्षेत्र कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 8 में है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है? संघ शासित क्षेत्र, यानी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हो। तो केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र किस भारतीय भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 8 में है संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो भारतीय संविधान का अगला भाग पे आते हैं, भारतीय संविधान का भाग 9। और भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है, जो आप गांव में पंचायत होता है, प्रधानी वाला, प्रधान का चुनाव कर, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये भारतीय संविधान के भाग 9 में है। शहर में नगर पंचायत, ये भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। और जो कि आप ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, ग्राम में आप पंचायत चुनते नहीं हैं, तो ये भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। और भारतीय संविधान का अगला भाग 9 में पंचायत याद कर लीजिए। और 9 का जब पूछा जाता है तो यहाँ नगर पालिका हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर भारतीय संविधान के भाग 9 पूछा जाता है तो वहां सीधा सा जवाब पंचायत होगा। और भारतीय संविधान का 9 का पूछा जाता है तो आपका जवाब यहाँ नगर पालिका होगा। और भारतीय संविधान का भाग 9 का पूछे तो सहकारी समितियां हो जाएंगी। तो ये कंफ्यूज करने वाला है। तो भाग 9 और भाग 9 का और भाग 9 खा अच्छे से याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत है। और भारतीय संविधान के 9 का में नगर पालिका है। भारतीय संविधान के 9 खा में सहकारी समिति, यानी सहकारी समिति भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 खा में है। नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 9 का में है। और पंचायत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। तो इस तरह से 9 को याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आता है 10। और 10 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र के बारे में लिखा है। तो भारतीय संविधान का भाग 10 याद कर लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। तो भाग 10 में आपको क्या याद करना है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यानी SC/ST का जो क्षेत्र है, इसको हम भारतीय संविधान को भाग 10 में रखते हैं। तो भारतीय 10 में क्या है? SC/ST वाला क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय वाला जो क्षेत्र है, इसको किस भाग में लिखा हुआ है? तो भाग 10 में है। याद कर लीजिए, SC/ST क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातीय क्षेत्र कहाँ किस भाग में है? तो भाग 10 में है। याद कर लीजिए, भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि हर एक भाग आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक अनुसूची इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में कोई ना कोई, हर परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में देकर आओगे। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, SC/ST वाला क्षेत्र है। मेरे प्यारे बच्चों,
प्लीज एक बार आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ठोक दीजिए चैनल पर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते बगल में घंटी दबा के बेल आइकन ले लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट भी ठोक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा जोश उत्पन्न कर दीजिए, हमें अचंभी हमारा माहौल बना दीजिए आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार ठोक दीजिए सब्सक्राइब, एक बार ठोक दीजिए लाइक शेयर कमेंट्स, और इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा के भारत के प्रत्येक आम नागरिक पहुंचा दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं भारतीय संविधान का पढ़ा रहा था 10 और 10 में क्या याद करना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। और अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 11। तो भाग 11 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी जो संघ और राज्यों के बीच संबंध होता है, हर एक संघ, संघ का मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल भारत क्या है, संघ है। और भारत के संघ में कुछ छोटे छोटे टुकड़े यानी राज्य भी हैं। तो भारत में कुछ छोटे छोटे टुकड़े राज्य के रूप में हैं, और ये संघ और हर एक राज्यों के बीच संबंध होता है। और उस संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंध लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में आपको मिलेगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। याद कर लीजिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 11 यानी भारतीय संविधान के भाग 11 में आप पढ़ोगे संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो उम्मीद करता हूं इतना आप सभी को समझ में आ गया। एक बार पुनः मैं निकाल कर दूं, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आप सभी हमारे साथ याद करते हुए चलिए। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल ऑफ राइट, भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, भारतीय संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 7 अब नहीं रहा, निर्सित हो गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 का में नगर पालिका, और भाग 9 खा में सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यानी SC/ST वाला क्षेत्र, और भाग 11 में है संघ राज्यों के बीच संबंध। तो संघ राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो भाग 11 में है। याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आता है भाग 12। तो भाग 12 में क्या याद करना है, एक शब्द छोटा सा है वित्त। तो वित्त से पकड़ लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 12 में है, यानी भारतीय संविधान के भाग 12 में क्या है, वित्त। वित्त कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 12 में है। और वित्त के साथ साथ एक और याद कर लीजिए, वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, और संविदाएं तथा वाद। ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भारतीय संविधान के भाग 12 में है। तो याद कर लीजिए कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 में है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद किस भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 में
वित्त संपत्ति संविदाएं वाद ये भारतीय संविधान के भाग 12 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 13 देखिए कि भाग 13 में क्या है। तो भारतीय संविधान में एक शब्द आपको यहाँ भी भाग 12 में मैंने एक शब्द वित्त को बताया था। तो नेक्स्ट भारतीय संविधान के भाग 13 में आप व्यापार को पकड़ लीजिए कि व्यापार कहाँ है। तो भारतीय संविधान के भाग 13 में है। सॉरी, थोड़ा सा जल पी ले। भारतीय संविधान का भाग 13 में व्यापार और व्यापार के साथ साथ है वाणिज्य और समागम, यानी व्यापार वाणिज्य समागम ये भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य और समागम। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए व्यापार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 13 में है। वाणिज्य भारतीय संविधान में किस भाग में है। तो 13 में है। समागम व्यापार वाणिज्य और समागम भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 13 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त है। तो भाग 12 में है। संपत्ति पूछ ले वो भी 12। संविदाएं वाद पूछ ले भाग 12। इस प्रकार से अब हम आते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग 14। तो 14 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भूलिएगा मत, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के भाग 14 में है। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। मैंने क्यों कहा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है? इस नाते क्योंकि आप यही से तो परीक्षा क्वालिफाई करके अफसर बनते हो। तो यही इसी की तो आप सब तैयारी करते हो। यानी क्या? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या है? यानी संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी फॉर्म भरते हो कि नहीं भरते हो। राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हो कि नहीं देते हो। पीसीएस की परीक्षा आप सब देते हो कि नहीं देते हो। आईएएस की परीक्षा देते हो कि नहीं देते हो। तो ये लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग आईएएस पीसीएस वाली जो परीक्षा होती है ये किस भाग में है? तो भाग 14 में। याद रखिएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि लोक सेवा आयोग आईएएस पीसीएस वाली जो संस्था है परीक्षा की, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है। याद कर लीजिए, भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि लोक सेवा आयोग आईएएस पीसीएस कराने वाली संस्था भारतीय संविधान के भाग 14 में है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग यही 14 का यहाँ बता दें कि भारतीय संविधान का एक 14 का भी यही आ जाता है। और भारतीय संविधान के 14 में अधिकरण आप याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के 14 में याद कर लीजिए अधिकरण, यानी अधिकरण भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद कर लीजिए 14 के का में है। यानी भारतीय संविधान के भाग 14 में अधिकरण याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 14 में आपको पढ़ना है अधिकरण। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आता है 15। और 15 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन एक आयोग है और ये निर्वाचन आयोग जगह जगह चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है। जैसे अभी हाल में इसके अगले महीने में देश की चुनाव होना है, यानी आम चुनाव होना है देश का, यानी भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना है।
तो ये भारत के प्रधानमंत्री वाली चुनाव एक निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य स्तर पे जो विधायकों की चुनाव होती है, ये भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। गांव स्तर पे, शहर स्तर पे जो पंचायतों का चुनाव होता है, ये भी आप निर्वाचन आयोग के जरिए ही चुनाव होती है। तो ये निर्वाचन जो होता है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 15 में निर्वाचन, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन। तो निर्वाचन किस भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद कर लीजिए, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन। तो निर्वाचन को कहाँ रखेंगे? निर्वाचन को रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 15 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग आता है 16, और 16 में याद रखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में भारतीय संविधान का जब भाग 16 आता है तो यहाँ कुछ विशेष वर्ग होता है, और उन विशेष वर्गों के बारे में विशेष उपबंध बनाया जाता है। यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 में हम पढ़ते हैं। तो याद कर लीजिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 16 में है। या पूछ ले भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान दिया हुआ है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के भाग 16 में है। इंपॉर्टेंट भाग अगला आता है, भाग अगला है 17। भारतीय संविधान का भाग 17 है। तो भाग 17 में क्या याद रखना है? राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। याद कर लीजिए, भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 17 में। तो भाग 17 में याद कर लीजिए राजभाषा। राजभाषा कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 17 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला है 18। तो 18 में आप याद कर लीजिए अपाठ। अपाठ यानी 352, 356, 360। ये भारतीय संविधान का जो अपाठ का प्रक्रिया है, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में याद कर लीजिए अपाठ उपबंध। तो अपाठ उपबंध कहाँ है? भारतीय संविधान का भाग 18। तो याद भूलेगा तो नहीं दोस्त? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपका जवाब यही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब एक एक भाग को आत्मसात कर रहे होंगे और भविष्य में कभी भूलेगा नहीं। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अपाठ उपबंध, अपाठ उपबंध। और भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण एक शब्द है, ये भारतीय संविधान के भाग 19 में है। तो याद कर लीजिए, भाग 18 में अपाठ उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्ण, और भाग अगला 20 में संविधान संशोधन का पारी है। मेरे प्यारे बच्चों, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में उपबंध आपने पढ़ा, भाग 17 में मैं क्या पढ़ा? राजभाषा। भाग 18 में अपाठ पढ़ा, भाग 19 में प्रकीर्ण पढ़ा। तो अब पारी आती है भाग 20 की। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। जो संसद में बैठे लोग किसी संविधान के किसी पॉइंट का संशोधन करते हैं, तो ये संशोधन करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 20 में है।
भारतीय संविधान के भाग 20 में कौन सा प्रावधान है? तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र यानी SC/ST वाला क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 9 में वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, वादी संविदाएं और वाद हो जाएगा, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम हो गया, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, IAS-PCS कराने वाली संस्था भारतीय संविधान के भाग 14 में आप पढ़ोगे। भारतीय संविधान का भाग 14 के का में अधिकरण है। भारतीय संविधान का 14 के का में अधिकरण याद कर लीजिए। भाग 15 में याद करना है निर्वाचन, भाग 16 में याद करना है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाया जाता है, और भाग 17 में है राजभाषा, 18 में है आपात उपबंध। तो 17 में क्या है? राजभाषा, 18 में आपात, 17 में राजभाषा, 18 में आपात यानी आपात उपबंध बनाया है भारतीय संविधान के भाग 18 में। 19 में प्रकीर्ण। अब बात आती है भाग 20 की पारी। तो भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन। अब 2 भाग और बचा है, भारतीय संविधान का भाग 21 और भाग 22। तो भारतीय संविधान का भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बनाता है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 21 में क्या है? तो भाग 21 यहाँ याद कर लीजिए, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध यानी अस्थायी रूप से किसी संक्रमणकालीन समय में भारत में कोई संक्रमण का समय दौर रहा है और उस संक्रमण के दौर में हम अस्थायी रूप से कुछ विशेष उपबंध बनाते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 21 में क्या है? अस्थायी रूप से संक्रमणकालीन समय में विशेष उपबंध बनाने की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 21 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग आता है 22, लास्ट। तो भारतीय संविधान का भाग 22 क्या कहता है? तो भाग 22 में याद कर लीजिए, संक्षिप्त नाम। जब कोई नाम हम संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान के भाग 22 में आते हैं। प्रारंभ में या हिंदी में प्राधिकृत पाठ था। ये भारतीय संविधान के भाग 22 में क्या याद करना है? संक्षिप्त वाले नाम, शॉर्ट फॉर्म वाले नाम भारतीय संविधान के भाग 22 में है। उम्मीद करता हूं आप सब भारतीय संविधान के एक एक भाग को अच्छी प्रकार से आत्मसात कर रहे होंगे। कहीं किसी भाग को पढ़ने में, याद करने में कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी। तो अगर आप सभी हर एक भाग को आत्मसात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करते हुए अपील कर रहा हूं, आप सभी से साहिदे कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश कर रहा हूं कि ठोक दीजिए सब्सक्राइब मेरे प्यारे बच्चों, ठोक दीजिए सब्सक्राइब और बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी ठोक कर हमें हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए। हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक भारतीय संविधान की कक्षा को आप सब पहुंचाना है। और आप सब भारत के प्रत्येक आम नागरिकों को तक पहुंचा दीजिए और फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगेगा, लाइक शेयर कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगेगा और वीडियोस को देखने में भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इतना आप सब करते जाइए। बाकी मैं तो हूँ ही मेरे
मेरे प्यारे दोस्त, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल कोर्स पर मैं कराऊंगा, निःशुल्क कराऊंगा, आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा, पीडीएफ सहित उपलब्ध कराऊंगा। बस आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपके साथ तो हूँ ही। तो मैं भारतीय संविधान के एक एक भाग को खत्म किया, अब बारी आती है भारत की अनुसूची पर। तो कहिए, तो एक बार मैं पुनः निकाल कर दूं भाग को, क्योंकि बार बार जब पढ़ने से सारी चीजें और क्लियर हो जाती है। तो मेरा बार बार रिपीट करने का उद्देश्य है कि सेशन में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और फिर आपको भूलने ना पाए। तो भूलने की बीमारी है चीज को बार बार पढ़ना। आप भी वीडियोस को लगातार बार बार देखिए। जब आप लगातार वीडियो बार बार देखते जाएंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक बार पुनः याद कराते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में मैंने बताया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में यहाँ कहीं अनुच्छेद भी रिवाइज कर दे। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता वाला अनुच्छेद है 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 51 का, इसे बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? बेलसावा संविधान संशोधन करके। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ है, अनुच्छेद 52 से 151। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 7 अब ना रहा, अब इसे निश्चित कर दिया गया 238 वाले अनुच्छेद में ये प्रावधान था, अब इसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 8 आते हैं संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा। भारतीय संविधान का भाग 9 का नगर पालिका, नगर पालिका अनुच्छेद है 243 के ता से 243 याछा। भारतीय संविधान का भाग 9 खा सहकारी समितियां, अर्थात अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या ना। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 10। भाग 10 में आते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र, यानी SC ST वाला क्षेत्र। नेक्स्ट अनुच्छेद है 244 से 244 का। भारतीय संविधान का नेक्स्ट भाग है 11। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भारतीय संविधान का अगला भाग 12, इसमें है वित्त, और वित्त के साथ साथ संपत्ति समुदाय वाद भी याद कर लीजिए, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के का तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, IAS PCS की परीक्षा कराने वाली संस्था है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 14 के का में अधिकरण है, 15 में है निर्वाचन, 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाता है, भाग 17 में है राजभाषा, 18 में है आपात यानी आपात उपबंध की प्रक्रिया है, भाग 19 में है प्रकीर्ण, और भाग 20 में संविधान संशोधन। तो भाग 14 अधिकरण में अनुच्छेद 323 से का से 323 खा है। भाग 15 में निर्वाचन, निर्वाचन में अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351।
भाग 18 में अपाट उपबंध 352 से लेकर 360 अनुच्छेद, भाग 19 में प्रकीर्ष 361 से लेकर 367 और भाग 20 में संविधान संशोधन, ये अनुच्छेद 368 है। 368 क्या है? संविधान संशोधन भाग 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 21, अस्थायी अस्थायी स्थिति में कोई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बनाया जाता है अस्थायी रूप से। भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 392 और भारतीय संविधान का लास्ट भाग है 22, संक्षिप्त नाम यानी 60 भाग वाले नाम। ये प्रारंभ में प्राथमिक बात था हिंदी में। अनुच्छेद है 393 से लेकर 395। तो उम्मीद करता हूँ भारतीय संविधान के हर एक भाग को आप आत्मसात कर लिए होंगे। इनके साथ साथ अनुच्छेद भी याद कर लिए होंगे कि हर एक भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है। फिर आगे चल के हम एक एक अनुच्छेद को भी क्लियर करेंगे, एक एक अनुच्छेद को याद कराएंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, आप बोर मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक एक अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, एक एक योजना भी पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल रटा दूंगा। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का एक कुछ समय के लिए अनुसूची है, इसको भी इसी में समागम कर देते हैं, समेट देते हैं, जिससे एक ही वीडियो में आप सभी भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची को क्लियर कर लीजिए, बार बार न देखना पड़े। तो भारतीय संविधान के अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची याद कर लीजिए। पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अगला है वेतन, यानी वेतन, भत्ता और पेंशन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 2 में है। भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता, पेंशन। 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तीसरी अनुसूची में शपथ याद कर लीजिए। चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में SC/ST क्षेत्र का प्रशासन, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र का प्रशासन 5वीं अनुसूची में। और 6वीं में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का जनजातीय प्रशासन। यानी ये 5वीं अगर याद है तो 6वीं भी आपको याद हो जाएगा। 5वीं में क्या? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला प्रशासन है क्षेत्र का। और यही SC/ST के प्रशासन में यहाँ 4 राज्य 6वीं अनुसूची में और याद रख लीजिएगा कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन 6वीं अनुसूची में है। और 5वीं में केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है, SC/ST का प्रशासन। नेक्स्ट 7वां है 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं में है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अगला अनुसूची 8वां है भाषा। 9वां में है भूमि सुधार और 10वां में दल बदल कानून, याद कर लीजिए। और 11वीं अनुसूची में गांव की पंचायत यानी ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, ये आपको 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में शहर की पंचायत यानी नगर पालिका, नगर निकाय, महापौर, सभासद का जो चुनाव होता है, ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और गांव में जो प्रधान चुनते हो, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। एक प्रधान को कार्य कराने के लिए कुल 29 विषय प्राप्त हैं और 29 विषय पर कार्य कराने की शक्ति हर एक ग्राम प्रधान को है, जो कि कोई ग्राम प्रधान सारे अपने 29 विषय पे कार्य नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की कमी है। और हमें अगर जागरूकता की
कमी नहीं होगी, जागरूक हम सभी हो जाएंगे तो अपने प्रधान से कान पकड़ कर काम करवा लेंगे। किसी प्रधान की जबरदस्ती हम सभी की नहीं चलेगी। और शहर में जो शहर की पंचायत होता है यानी कि सभासदों को 18 विषय पर कार्य कराने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। नगर निकाय वालों को 18 विषय पे कार्य कराने की शक्ति प्राप्त है। आगे हम ग्राम प्रधान में 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय प्राप्त है ग्राम प्रधान को, और नगर निकाय वाले में 18 विषय काम कराने की शक्ति प्राप्त है। एक एक शक्ति को भी हम डिफाइन कर देंगे, आपको बता दूंगा, आपको रटा दूंगा, जिससे आप सभी अपने ग्राम प्रधान से कान पकड़ कर काम करवा लीजिए। अगर प्रधान नहीं कर रहा है तो मैं कि उसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं सारी प्रोसेस आपको बता दूंगा कि जब आप इतना जागरूक करवा देंगे कि आपसे प्रधान डरेगा और आपके कार्य को करेगा। तो अनुसूची में पहले में क्या याद रखेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, पहले में है। दूसरे में वेतन भत्ता पेंशन, वेतन ही याद कर लीजिए, दूसरे में वेतन है, वेतन के साथ साथ भत्ता पेंशन भी रख लीजिएगा, ये दूसरी अनुसूची में है। अब जब शपथ लेगा तो शपथ किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में भारत का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो अपना शपथ लेते हैं, इनका शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान में निहित है, भारतीय संविधान में उल्लिखित है। बाकी के जितने शपथ होते हैं ये सब के सब अनुसूची में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में याद कर लीजिए, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है, यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा विघटन नहीं होता है कभी और लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो राज्यसभा में जो सीट होता है उन सीटों का बंटवारा भारतीय संविधान का अनुसूची 4 के अंतर्गत होता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन यानी SC/ST क्षेत्र का प्रशासन, यही बात 6वीं अनुसूची में भी है। इसके साथ 4 राज्य आ जाता है, याद कर लीजिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का जनजातीय प्रशासन। और 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में याद कर लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला अनुसूची 8 भाषा याद कर लीजिए। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार याद कर लीजिए। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून याद कर लीजिए। पिछले सेशन में मैंने दल बदल कानून को बताया था कि दल बदल कानून क्या है, इसका प्रोसेस क्या हो, किस लिए ये दल बदल कानून लाया गया था 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची दोनों ही पंचायत से संबंधित है। 11वीं में गांव की पंचायत है जिसे हम ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत के रूप में है, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, नगर परिषद यानी महापौर, नगर पालिका और सभासदों की जो चुनाव होता है ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 12वीं में कुल 18 विषय काम कराने के लिए प्राप्त है और 11वीं में प्रधान को 29 विषय कार्य कराने की शक्ति मिली हुई है, जो कि कोई भी ग्राम प्रधान, कोई भी सभासद करवाता नहीं है अपने सभी 29 विषयों पर, 18 विषय पर। और मैं आपको एक एक विषय को आपको रटवा दूंगा और एक एक विषय को से आप सभी को जागरूक कर दूंगा कि प्रधान के 29 विषय पे काम कराने की कौन कौन विषय पे काम करा सकता है, सभासद नगर पालिका 18 विषय पे कहाँ कहाँ काम करा सकता है। एक एक विषय को मैं पूरी तरह से आप सभी को जागरूक कर दूंगा, जिससे आप सभी जहाँ भी रहते हैं अपने प्रधान से, अपने सभासद से, अपने नगर पालिका से कार्य करवाने के लिए आप कान पकड़ कर काम करवा लीजिए। और अगर काम नहीं करा रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ज़बरदस्ती उससे काम करा सकते हैं, सब कुछ मैं आपको प्रोसेस
नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट हमें दे दीजिए और इस चैनल पर आके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा कर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सभी से सहृदय कोट कोट प्रणाम करते हुए अपील करता हूँ कि ये मंच, ये चैनल, ये परिवार आपका है और इस मंच पर आप सभी का सपोर्ट और प्यार ही सब कुछ है, क्योंकि जब आपका सपोर्ट और प्यार मिलेगा तभी हम आगे की वीडियोस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि चैनल पर प्यार और सपोर्ट निरंतर बनाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट आकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए गंगा एकेडमी चैनल पर, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन भी ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो दिखे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप देखिए और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें हौसला दें, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाएं, हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मित्रों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुँचा दीजिए और मेरा दिन प्रतिदिन मेरा उत्साह करते जाइए, मेरा मनोबल बढ़ाते जाइए, जिससे आपके लिए, आप मेरे साथ सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, फुल कोर्स सहित आपको गंगा एकेडमी पर निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी घर बैठे वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, पीडीएफ सहित आपको उपलब्ध कराएंगे। बस भरोसा रखिए मेरे दोस्त, मुझे प्यार और सपोर्ट देते जाइए और ठोक दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए लाइक शेयर कमेंट और चैनल को प्यार और सपोर्ट चैनल पर कर दीजिए। आपका भाई आपकी प्यार और सपोर्ट को बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो प्लीज़ इतना कर दीजिए। आप सभी का एक पैसा नहीं लगेगा, आपके प्यार और सपोर्ट कर देने से मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो बेहतर से बेहतर एडुकेटर भी आपके गंगा एकेडमी के माध्यम से पूरी कंप्लीट तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी और पीडीएफ सहित आपको उपलब्ध होगा। और आप सभी जितना जल्दी, हम आपसे कहे हैं कि फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, तत्काल आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड हाजिर मिल जाएगा। एक व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। बस 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट पहुंचा दीजिए। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ आज की वाणी को समापन करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।